एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो आप ये इस टॉपिक को तो स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। और लास्ट ईयर भी 2021 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो आज हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के मीनिंग और रोल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसके फीचर्स और रोल की बात करेंगे। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर्स वेरियस इशूज़ कनेक्टेड विथ डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। ये मीनिंग है किसका? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? यह एक तरीके का क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज का मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिसी में डिटेल्ड में सब कुछ इंक्लूड किया गया है। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है वो एक तरीके का क्या है? पॉलिसी मेजर्स है। ये एक तरीके का क्या है? पॉलिसी मेजर्स है। क्या क्या पॉलिसी मेजर्स में हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं इसकी बात की गई है। जो भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के इश्यूज़ हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के इश्यूज़ हैं उसको कैसे कवर करना है उसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमें देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री को हम प्राइवेट सेक्टर में रखना है और कौन सी इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में रखना है, मेनली ये है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स क्या हो गया कि मतलब हर बार एक आता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। पहले कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, अभी कोई और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या हमें देखना है कि कौन से इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में रखना है और कौन से इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर में रखना है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, जो कि लीड डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये क्या है? एक बेसिक फ्रेमवर्क है किसका? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। अंडर द स्कीम ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी वर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में क्या था? ये कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी है। द पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपके 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या? कि इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री किसे बोला गया है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, 1948, 1991 किसको बोला गया है? ऐसा क्वेश्चन आया था ये। तो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री किसको बोला गया है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को। अब हम समझते हैं जो ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट इज़, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये क्लासिफाइड हुआ है कितने सेक्टर में? 3 सेक्टर में। पहला सेक्टर है शेड्यूल ए विच कवर्स पब्लिक सेक्टर। 3 शेड्यूल में ये डिवाइड हुआ है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो जो शेड्यूल ए है उसमें ये लोग क्या कवर करते हैं? पब्लिक सेक्टर को कवर करते हैं शेड्यूल ए में, जिसमें टोटल कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं?
17 इंडस्ट्रीज़ हैं। स्केड्यूल बी में क्या कवर करते कि मिक्स सेक्टर, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। इसमें कितने इंडस्ट्री है? 12। और जो शेड्यूल सी है इसमें ओनली प्राइवेट इंडस्ट्री की बात की जाती है। इतना आपको समझ में आया? 3 तरीके के सेक्टर में क्लासीफाई हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। स्केड्यूल ए में पब्लिक सेक्टर को कवर करता है, स्केड्यूल में दोनों पब्लिक और प्राइवेट, और स्केड्यूल सी में ओनली प्राइवेट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। रोल से भी आपके इस टॉपिक रोल से भी क्वेश्चन आता ही आता है, और मतलब मैक्सिमम आपको दे दिया जाएगा कि कौन सा इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का रोल या फीचर्स नहीं है, ऐसे करके आता है। फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रेट ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस लिए हेल्प करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। दूसरा क्या है? टू एस्टैब्लिश साउंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या इस्टेब्लिश करता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करता है। किस लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड्स ऑफ फ्यू। ये किसी एक को पावर देने के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के हाथ में ही सारा पावर दे दिया गया है। तो ये क्या करता है? टू प्रिवेंट मोनोपोलीज, और किसी एक हाथ के नहीं, सब के पास पावर और वेल्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है टू अटेन सेल्फ रिलायंस इन स्ट्रेटेजिक फील्ड्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि हमें फॉरेन, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है 1956, ये क्या बोलते हैं कि ये फॉरेन टेक्नोलॉजी पे जो डिपेंडेंस है उस पर थोड़ा कम होना चाहिए। अपना खुद का स्ट्रेटेजिक फील्ड इनको बनाना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए अपने पॉलिसी पे, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी पे ये लोग डिपेंड करें। खुद की टेक्नोलॉजी वो लोग फॉर्म करें और उस पर डिपेंडेंट रहें। नेक्स्ट पॉइंट है टू अचीव बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए? जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट है टू क्रिएट एंड इन्हांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट सेक्टर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या किया था? ये इन्हांस किया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को, इन्हांस किया था किस लिए? टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। नेक्स्ट है टू रिड्यूस प्रेशर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट रिडक्शन। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट रिडक्शन के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिड्यूस करता है। टू रिड्यूस प्रेशर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट रिडक्शन। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा हो, और प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मुझे तो लगता है कि ये फेवरेट टॉपिक भी है एनटीए नेट का। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाइए, रोल और इसके फीचर्स देख के जाइए। अब हम बात करते हैं टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है 1956, वो क्या प्रोवाइड करता है? असिस्टेंस किस लिए? डेवलपमेंट के लिए और एक्सपेंशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। टू जनरेट सरप्लस रिसोर्सेज फॉर री इन्वेस्टमेंट पर्पज़। ये जनरेट करता है क्या? रिसोर्सेज किस लिए? री इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। और आज का लास्ट पॉइंट है टू प्रमोट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये प्रमोट करता है किस लिए? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रमोट करता है। तो ये कुछ
इम्पोर्टेंट रूल्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कर बताएंगे। क्वेश्चन है, अंडर which ministry is Department of Public Enterprise are currently placed। आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है कि अंडर विच मिनिस्ट्री इज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आर करेंटली प्लेस्ड। किस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को करेंटली प्लेस्ड किया गया है, किस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज करेंटली है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।